20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अहम है। चूरू में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चूरू में हुई मीटिंग में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने राजगढ़ विधायक का नाम आने पर सीधे कहा कि कृष्णा पूनिया चूरू में क्या मांगती हैं। उन्हें कार्यक्रम करना है तो राजगढ़ में करें या चूरू में करना है तो हमसे बात करें। काम करना है थारा तो राजगढ़ में करो, या प्रोग्राम करना है जिला हेडक्वार्टर पे तो आप हमसे राय मशवरा करो, प्रोग्राम करिए। हम किसान के खिलाफ नहीं है, मैं भी चाहता हूँ प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन थार पे थपिया राग के कराओ ना काम, तो बंद करो और रिपड़ा ने बचाओ, कोई गरीब की व्यवस्था करो। वीडियो में वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनका किसान आंदोलन या कृष्णा जी से कोई विरोध नहीं है, बस तकलीफ इस बात की है कि जब चूरू में कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए। वे किसान आंदोलन के साथ हैं। कृष्णा जी का भी बतौर मेहमान पूरा सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में 14 फरवरी को किसानों के समर्थन में विशाल ऊंट रैली और किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। एक बेकाबू ट्रक ने इस पिकअप को ऐसी टक्कर मारी कि ये पूरी तरह पिचक गई। एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भरी बोरियां सड़क पर बिखर गईं और सड़क पर कुछ देर के लिए आवाजाही रुक गई। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के माधव होटल के पास का है, जहां रात के वक्त इस तेज रफ्तार ट्रक ने इस पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप जरूर पिचक गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई और सड़क पर बिखरे सामान को हटवाने में जुट गई। कुछ देर बाद सड़क पर बिखरा सामान हटवा लिया गया और फिर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दौसा के रामगढ़ पचवारा से आई ये तस्वीर बहादुरी की जिंदा मिसाल है। बुधवार रात अज्ञात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों ने लूट की इस वारदात को नाकाम कर दिया। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। तीन बदमाश पेट्रोल पंप पर बने कैबिन में घुस गए और वहां बैठे कर्मचारियों से कैश की डिमांड करने लगे, कैश छीनने का प्रयास करने लगे। मौके पर मौजूद दो पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तीनों बदमाशों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें धक्का मारकर कैबिन से बाहर निकाल दिया और कैबिन का गेट बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दौसा पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और कर्मचारियों की बहादुरी दौसा वासियों के लिए अब चर्चा का सबब बनी हुई है। वाहनों की तलाशी लेते पुलिस वालों की इन तस्वीरों को साख साबित करने का लचर प्रयास भर जानिए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सालोद मोड़ पर बुधवार रात को अपराधियों ने हथियारों के दम पर ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की जान पर बनाई। कार और बाइक पर सवार होकर आए 8 से 10 बदमाशों ने धारदार हथियारों के दम पर राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों से जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, विरोध करने वालों के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट भी की। यही नहीं, बीच बचाव करने वाले लोगों के साथ भी उन्होंने बीच बाजार मारपीट करते हुए गाड़ियां तोड़ डाली। लूटपाट में लगभग आधा दर्जन व्यापारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक कोई बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है, जिससे गंगापुर सिटी में तनाव का माहौल है। 7 लोग आए थे। खेड़ली का एक तो काशी था, एक करौली का रवि था, ये 5-6 लोग थे, 7-8 रवि खेड़ली का।
फिर क्या बात हुई थी? उन्होंने एक के हाथ में बंदूक थी और ये 2-3 के हाथ में धारदार हथियार थे और कुछ के हाथ में लठियां थी। सरहद पार से रची जा रही साजिश को तार तार करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। इसी का नतीजा है कि बुधवार को सीमा पार से आए एक कबूतर को बीएसएफ जवानों ने तुरंत पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र स्थित एसजी के चौकी के पास सीमा पर पाकिस्तान से एक कबूतर आया, जिसे वहां तैनात बीएसएफ की 18वीं बटालियन के जवानों ने तुरंत पकड़ लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कबूतर के पैरों पर टैग लगे हुए हैं, जिन पर 15 और 32 लिखा है। वहीं कबूतर पकड़ने के बाद बीएसएफ के जवान जांच में जुटे हैं कि ये एक सामान्य कबूतर है या पाक की ओर से कोई नापाक साजिश। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है और पश्चिमी सीमा से कभी पक्षी कभी गुब्बारे भेजता है, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों की मुस्तैदी के चलते हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। भारत पाक सीमा पर बेखौफ खड़ी रहने वाली बीएसएफ, बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाली बीएसएफ, 0 डिग्री सर्दी और 50 डिग्री भीषण गर्मी में 24 घंटे मुस्तैद रहने वाली बीएसएफ कोरोना वैक्सीनेशन में भी आगे रही। जैसलमेर में उत्तर सेक्टर हेडक्वार्टर की 119वीं बटालियन के जवानों ने कोरोना टीका लगवाने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुरुष हो या महिला, बीएसएफ के सभी बहादुरों ने आगे आकर रक्षा टीका लगवाया और लोगों को ना डरने का संदेश दिया। अभी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है, सो कॉल्ड हमारे जवान है, उनको लगाया जा रहा है और इस क्रम में हमने यहाँ शुरू किया है जैसलमेर में, देन पोखरण एंड वो हमारा रामगढ़ है, वहाँ भी वैक्सीनेशन चल रहा है और कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके बहुत स्मूथली चल रहा है और ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि कैसे कैसे लगाना है, क्योंकि बीएसएफ ऑलवेज बॉर्डर पे डिप्लॉय रहती है और उनको हम विड्रॉ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग कर लिया गया है। वैक्सीनेशन के बाद सभी बीएसएफ जवानों को 1 दिन के ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। कार्य योजना बनाई थी जिसमें 3 चरणों में बीएसएफ के जितने भी बीओपीज हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहां पर जो लोग कार्यरत हैं, जो पर्सनल डेप्यूटेड है, उनको 3 चरणों में हम एक एक करके बुलाएंगे और फेजेस में कराएंगे। इससे ये इंश्योर होगा कि जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है उसकी नफरी कम ना हो, वो सिक्योर्ड रहे और साथ ही जिनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है उनको 1 दिन और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। हेलमेट देकर लोगों को ट्रैफिक रूल्स बताने की तस्वीरें नई नहीं हैं। देश प्रदेश में आए दिन ऐसे आयोजन होते ही रहते हैं, लेकिन चूरू की ये तस्वीरें आम होते ही बेहद खास भी हैं, क्योंकि सरदार शहर तहसील के गांव कुंतलसर के राजेंद्र ने अपने दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है। राजेंद्र सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। राजेंद्र अपने खर्चे पर बाइक सवारों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत कर रहे हैं। बुधवार को मेगा हाईवे अशोक स्तंभ सर्किल पर राजेंद्र ने आम लोगों को मुफ्त हेलमेट भी बांटा। इस मौके पर राजेंद्र ने बताया कि कुछ साल पहले बिना हेलमेट के बाइक चला रहे उनके एक दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति सावधान करने का बीड़ा उठाया है। जीत का विजय जुलूस कॉमन है, इतना कॉमन कि इस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन सीकर का एक विजय जुलूस सुर्खियां बटोर रहा है, समाज में मिसाल कायम कर रहा है। विजय जुलूस में लोसल कस्बे के एक वार्ड पार्षद ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। वार्ड नंबर 19 से नव निर्वाचित पार्षद अब्दुल कारीगर ने विजय जुलूस निकालने के पहले रामानंद आश्रम के महंत आकाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। जुलूस में परमहंस बाबा परमानंद की झांकी को रथ पर सजाकर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई आश्रम पहुंची। लोसल के आराध्य देव परमहंस बाबा परमानंद जी महाराज को हमेशा पूजा है। चुनाव में पहले बाबा जी के आशीर्वाद को लेकर शुरुआत की थी और जीत हासिल की है, इसलिए
रथ पर बाबा जी की तस्वीर लगाकर उनके सानिध्य में विजय जुलूस निकाला है। स्वर्ण नगरी एक बार फिर गुलजार होने वाली है। कोरोना काल के बाद डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज होने वाला है। रेगिस्तान में मेला लगने वाला है। मेला भी ऐसा वैसा नहीं, वर्ल्ड फेमस, लेकिन इस बार फोकस होगा देसी पर्यटकों पर। तो सबने निवेदन किया कि मरु महोत्सव होना चाहिए। राज्य सरकार में होम डिपार्टमेंट ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और हमें परमिशन दी है मरु मेला ऑर्गेनाइज करने की। हम इसको सब लोग मिलकर के अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। देखिए, मरु महोत्सव आमतौर पर 4 दिन का होता है और ये पूर्णमासी की रात को कंप्लीट होता है। तो हम इस बार 24 से लेकर के 27 तक मरु महोत्सव करेंगे, जिसमें 24 को स्टार्टिंग का रहेगा और 27 को ये मरु महोत्सव कंप्लीट होगा। पहले गहलोत सरकार ने कोरोना काल के चलते मरु महोत्सव को स्थगित कर दिया था, लेकिन जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल रंग लाई और अब गहलोत सरकार ने जैसलमेर में जग विख्यात मरु महोत्सव के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। जैसलमेर में 25 से 27 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मरु महोत्सव के आयोजन को हरी झंडी मिलने से स्थानीय लोगों की कमाई भी बढ़ेगी। टूरिज्म को विशेषकर बढ़ावा देने के लिए और खास करके चूंकि इस बार इंटरनेशनल टूरिस्ट का आवागमन कम है, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमने कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशंस किए थे, कुछ आइडियाज़ आए थे, ताकि इसको इस तरह से किया जाए ताकि लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको इससे जोड़ा जाए, लोकल पब्लिक को जोड़ा जाए और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें सब लोग इससे जुड़ें और आने वाले जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनकी आवभगत करें। तो इन्हीं सब आइडियाज़ पर हमारी टीम आगामी 15 दिवसों में इसको कार्य करेगी और इसको एग्जीक्यूट करेगी। ये तैयारी माइनस डिग्री में भी देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की है। आपदा के समय जिंदगी को बचाने की है। असल में पीर पंजाल क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में सर्दियों में कई बार हिमस्खलन की वजह से लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जिसके लिए गुलमर्ग का आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल अपने जवानों और अफसरों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि ऐसी किसी आपदा में वो आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग जो दी जाती है विंटर वॉरफेयर कोर्स में, हम सबसे पहले जो मिलिट्री स्कीइंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मिलिट्री स्कीइंग से अगर मैं बताना चाहूँ तो जो बर्फीले इलाके में या विंटर के टाइम पे जो हमारी पोस्टें हैं या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे मूवमेंट करना या ऐसे इलाकों की पेट्रोलिंग करना जहाँ पे बर्फ़ की वजह से बिल्कुल ही मूवमेंट जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पे उनको ऐसे ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो वहाँ जाके अपने जो भी उनका डिप्लॉयमेंट वाला इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहाँ पे वो जाके ऑपरेट कर ले। कोरोना से बचाव के लिए जब मृत्यु के देवता यमराज को टीका लगवाना पड़ रहा है तो आम आदमी की भला क्या बिसात। इसलिए इस तस्वीर से सबक लीजिए और तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। टीकाकरण को लेकर अलख जगाती ये तस्वीरें एमपी के इंदौर से आई हैं, जो कोरोना का हॉट स्पॉट भी रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस के कांस्टेबल जवाहर सिंह जोदान यमराज के रूप में शहर में घूमते हैं। जवाहर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हैं और ड्यूटी के समय यमराज के गेटअप में रहते हैं। गौरतलब है कि इंदौर में कोरोना की वजह से करीब 1000 लोगों की जान गई है। अब भी हर दिन इंदौर में 20 से 30 कोरोना के मामले मिल रहे हैं। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। पुलिस लाइन में भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसमें कल सभी अधिकारी भी वैक्सीन लेंगे और साथ ही साथ इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो, सभी जवान बेझिझक होकर के इसको लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में इस चुनौती से लड़ने के लिए जरूरी है कि वर्तमान में जो यह सुविधा प्राप्त हुई है, जो वैक्सीनेशन के प्रति जो मुहिम है, उसको आगे बढ़ाएं। फर्जीवाड़ा काम नहीं आया। रिश्वत देकर दस्तावेज हासिल करने वाले दबोच लिए गए।
मुंबई पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने के मामले में 10 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आधार कार्ड ही नहीं बल्कि मतदाता पहचान पत्र, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज भी घूस देकर हासिल किए थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने उनकी नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र भी बरामद किया है। पकड़े गए सभी नेपाली नागरिक दहिसर के कांदर पांडा में रह रहे थे। दरअसल क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि बोरीवली इलाके में स्थित कैनरा बैंक की शाखा में सरकार के अधिकृत आधार कार्ड सेंटर में तैनात 2 लोग बिना किसी कागजात के 5 से 7 हजार रुपए में विदेशियों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर देते हैं। इसके बाद पुलिस ने 2 फरवरी को ऑपरेटर विनोद चौहान और एजेंट उमेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ से पता चला कि उन्होंने पैसे लेकर बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेश नागरिकों के आधार बनाए हैं। बाद में 10 नेपाल के नागरिक को हमने अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में और इनके साथीदार कौन है और अन्य कितने लोगों से इन्होंने इस तरह से आधार कार्ड बनवाया है, इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इनसे हम संपर्क में हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर के समर्थन में बुधवार को उनके प्रशंसक मुंबई के उनके आवास के बाहर जमा हुए और अपने नायक के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। उसके ऊपर भैया कार्रवाई नहीं करेंगे अब, पर मेरे भगवान सचिन साहब के ऊपर अब कार्रवाई करेंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद भारत सरकार समेत कई लोगों ने रिहाना का विरोध किया और उन्हें देश के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की सलाह दी थी। इसी कड़ी में सचिन ने भी एक ट्वीट किया था और लोगों से एकजुट रहने की अपील की थी और बाहरी लोगों से भारत के मामलों में दखल नहीं देने की बात कही थी। सचिन के ट्वीट के बाद उन्हें केंद्र सरकार का समर्थक और किसानों का विरोधी बताया गया और पिछले हफ्ते उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। रसोई गैस के बढ़ते दामों से राहत पाने के लिए बायोगैस प्लांट आसान विकल्प है। इससे आपको सस्ती ही नहीं बल्कि मुफ्त की गैस भी मिल सकती है। इसके लिए गोबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके किचन का कचरा ही इसके लिए पर्याप्त होगा। इस प्लांट में किचन वेस्ट के उपयोग से रोजाना निकलने वाली गैस से आप घर का भोजन आसानी से पका सकते हैं। किचन के कचरा से गैस बनाने वाले इस प्लांट को पुणे के छात्रों ने इजाद किया है, जो काफी पसंद भी किया जा रहा है। सोसाइटी में टोटल 18 फ्लैट्स है, उनका अंदाजन 10 किलो कचरा जमा होता है और ये कचरा, ये 2 डाइजेस्टर है 5-5 किलो के, ये इसमें डाइजेस्ट हो जाता है और उससे जो गैस होता है वो गैस का कनेक्शन हमने पहले 2 माले पे जो हमारे मेंबर्स है उनको कनेक्शन दिया है। समंदर में ये तैयारी अमन कायम रखने की है। ये शांति काल में नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। दरअसल चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में नौसेना अपने लगभग सभी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, मिलजुल कर काम करने की क्षमता को परख रही है। नौसेना ने इसे ट्रोपेक्स 21 का नाम दिया है। नौसेना के मुताबिक इस अभ्यास में वो अपने आक्रमण और बचाव दोनों ही क्षमताओं का आकलन कर रही है। ऐसा हिंद महासागर में स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अभ्यास जनवरी में शुरू हुआ था और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक इसके जारी रहने की उम्मीद है। छुक छुक रेलगाड़ी हमेशा से बच्चों को लुभाती रही है, लेकिन जब स्कूल को ही ट्रेन की शक्ल दे दी जाए तो बात ही अलग है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। भीतर गांव बेहटा के स्कूल को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया है। दरअसल प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह कानपुर में भी कक्षा 6 से 8 तक के छात्र लंबे इंतजार के बाद स्कूल पहुंचे, लेकिन जब उन्हें ट्रेन की शक्ल में अपना स्कूल दिखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, छात्रों का बारातियों की तरह स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही स्कूल में कोविड गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है। ट्रेन की तरह दिखने वाला ये स्कूल लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
अब इस स्कूल को देखने के लिए लोग भी दूर दूर से आ रहे हैं। वहीं स्कूल के शिक्षकों का भी मानना है कि इस अनूठी पहल के बाद बच्चे उत्साह के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। मकसद एक ही था कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, गार्जियन भी अट्रैक्ट होंगे और बच्चे बगैर बुलाए आएंगे हैं और पढ़ने में रुचि लेंगे। तो और इसके ट्रेन के अलावा भी और चित्रकारी कराई गई है शासन के अनुसार। जैसे शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल कॉन्वेंट बनाना है, स्कूल को हमें सरकारी कॉन्वेंट बनाना। तस्वीरें मुरैना की है। देखिए ट्रक के सामने 2 युवक लटके हुए हैं। ट्रक तेज रफ्तार से चल रही है। ट्रक के साइड में बाइक सवार इस वीडियो को बना रहे हैं। दरअसल इस ट्रक ने अंबा बाईपास के पास बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार इस घटना में बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की। ये लोग ट्रक के सामने खड़े हो गए, लेकिन ट्रक चालक तेजी से ट्रक को भगाने लगा। बाद में न्यू कलेक्ट्रेट ग्वालियर रोड पर बाइक पर सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रक को पकड़ा। जबलपुर में हनी ट्रैप के जाल में एक बड़ा वर्ग फंसता नजर आ रहा है। हनी के जाल में फंसाने वाले गैंग एनसीआर की बताई जा रही है, जो युवाओं को अनजान नंबर से फोन करके दोस्ती करती है और वीडियो कॉल के जरिए नजदीकियां बढ़ाती है। उसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल, जिसमें लाखों की डिमांड की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा शिकार अधेड़ उम्र के शख्स होते हैं। साइबर में इस संदर्भ में लगभग 10 से 12 शिकायतें रिपोर्टिंग में आई हैं, जिसमें अलग अलग आवेदकों ने अपनी बात रखते हुए बताया है कि उनके साथ कोई अननोन लड़की ने वीडियो चैटिंग किया, वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने फ़ोटो और अपना जो भी अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और वीडियो बनाया। और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर उन लोगों को मेंटल हैरासमेंट के दायरे में लाके उनको उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। इस तरह की जो शिकायतें आई हैं वो स्टेट साइबर सेल में ली गई हैं। इसमें जांच किया जा रहा है और जांच में पाया गया है कि इस तरह की जो कॉलिंग हो रही है वो दिल्ली और एनसीआर के आसपास एरिया से। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल को न उठाएं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इस्लामाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारी पर इमरान खान की पुलिस ने सख्ती दिखाई। हालात उस वक्त बिगड़े जब वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर पाकिस्तान के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वहां की संसद से थोड़ी दूर पर जुटे और सड़क पर बैठकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन आतंकियों के रहनुमा इमरान खान की पुलिस को लोगों की ये शांति भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने ही लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनका गुनाह क्या है, लेकिन पुलिस की ज्यादती के आगे वो भी मजबूर हो गए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पुलिस इतने से ही नहीं रुकी, उसने अपना हक मांग रहे कई लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों को जोर जबरदस्ती वहां से हटा दिया। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। वहां जनता सेना के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं, इसलिए चुनी हुई सरकार की वापसी के लिए अपने काम धंधे छोड़कर रोजाना सड़कों पर उतर रही है, ताकि म्यांमार में सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को बचाया जा सके। और इसके लिए वहां लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, क्योंकि म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ से सामने आई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेहद सख्त दिखी, उन पर जमकर पानी बरसाया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हिले तक नहीं और सड़क पर ही बैठ गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।